हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुहेल खान स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स सेज में। हम आज से शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की एक पूरी सीरीज। ये हमारी लेक्चर सीरीज होने वाली है जिसमें हम वीडियोस लाते रहेंगे। ये इस सीरीज की हमारी पहली वीडियो है जिसमें आज हम देखने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या, इसके बारे में हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले समझ रहे होंगे इसका मीनिंग क्या होता है, नेचर क्या है एंड स्कोप क्या है। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। जब हम अपना सिलेबस शुरू कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का, तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। भाई आखिर ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, यहाँ लिखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइज इकोनॉमिक थ्योरीज टू बिजनेस डिसीजन मेकिंग। भाई जो डिसीजन मेकिंग है बिजनेस के अंदर, उसको हमें लेने के डिसीजन मेकिंग के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स की जरूरत होती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइज करती है इकोनॉमिक थ्योरीज को। कुछ थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दिए हैं, थ्योरीज और प्रिंसिपल्स बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाई करती है उनको। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग मार्केट डायनामिक्स एंड ऑप्टिमाइजिंग बिजनेस ऑपरेशंस। इसका क्या मतलब हुआ, जो मार्केट होती है, मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं होती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मार्केट क्या है, डायनामिक है। ठीक है, तो उस डायनेमिक सिचुएशन में किस तरीके से बिजनेस को लेकर चलना है, उसमें क्या क्या डिसीजन लेने हैं, वो सारी चीजें हम किसके अंडर देखते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंडर देखते हैं। ठीक, बिजनेस इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस, यानी कि देखो एक बात की हमने थ्योरी की और प्रिंसिपल्स की। जो आपके बुक्स में प्रिंसिपल लिखे हुए होते हैं, थ्योरी लिखी हुई होती है, कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है। अब उनको प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी कि जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में जो रियल प्रॉब्लम होती हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशन के लिए जो हम उसको यूज करेंगे, तो इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स ब्रिज की तरह काम करता है। यानी कि जो हमारी इकोनॉमिक थ्योरी है और बिजनेस प्रैक्टिस है, उसके बीच में एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, एक पुल की तरह काम कर रहा है। ठीक, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका नेचर किस तरह का होता है। अब देखो कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हर सब्जेक्ट में आप देखते हैं कि उसका नेचर हमें पढ़ना होता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स किस नेचर का है वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है यहाँ पे अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ठीक, अप्लाइड इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स को और आगे अच्छे से पढ़ते हैं। देखो अप्लाइड इकोनॉमिक्स जो है उसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ इंट्रोडक्शन है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अप्लाइड इकोनॉमिक्स वो फील्ड है जो इकोनॉमिक थ्योरी और कंसेप्ट्स को रियल वर्ल्ड बिजनेस और पॉलिसी मेकिंग में यूज करती है। ठीक है, इसका मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। जो हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम होती हैं वो थ्योरीज से अलग होती हैं, मतलब सोल्व तो हम उनको थ्योरी के थ्रू ही करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली करना अलग चीज़ है और थ्योरी पढ़ना अलग चीज़ है। तो कुछ इकोनॉमिक्स आपने देखी है, इकोनॉमिक्स की जो ब्रांचेज हैं वो अलग अलग हैं। तो ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स है जो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स है, यानी कि जो आप बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वो सिर्फ पढ़ने तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, उसका यूज कहाँ होता है, वो अप्लाइड होती है। कहाँ होती है, बिजनेस में अप्लाइड होती है। जब आप रियल लाइफ प्रॉब्लम देखेंगे तो वहां पे हम उसको अप्लाइड करेंगे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहा जाता है। पर्पस क्या है, इकोनॉमिक मॉडल्स और डेटा एनालिसिस का यूज करके बिजनेस और गवर्नमेंट के लिए बेटर डिसीजन लेना। ठीक है, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है या हमारे पास कुछ मॉडल्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं, उनके बेसिस पर हम कुछ डिसीजन लेते हैं। ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, जो आपका बिजनेस का मेन मोटिव होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अब जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है उसका इंपॉर्टेंस क्या होती है वो देखते हैं। बिजनेस डिसीजन मेकिंग सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये। बिजनेस में डिसीजन लेना या डिसीजन मेकिंग करना एक बहुत ही जिम्मेदारी का और टफ काम होता है। ठीक है, तो इसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो ओल्ड डेटा आपके पास अवेलेबल है उसको देखते हैं आप, मार्केट सिनेरियो उसको देखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स और जो थ्योरीज हैं या जो मॉडल्स हैं इकोनॉमिक्स के, उनके यूज से, उनके हेल्प से आप इसमें डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो ये वही बताया जा रहा है कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स के अंदर ही हम ऐसा करते हैं। अप्लाइड इकोनॉमिक्स यानी कि जिसको अप्लाई कर दिया गया है रियल लाइफ वर्ल्ड में, जिसकी थ्योरीज को। ठीक, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो भी बनाई जाती हैं इससे। अब अगर आप बिजनेस के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, आप डिसीजन मेकिंग करेंगे। लेकिन अगर आप एक पूरे देश के स्तर पे देखेंगे, पूरी कंट्री के लेवल पे देखेंगे, तो गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज बनाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है वो भी सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं होती हैं, वो भी क्या होते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती हैं। जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल है, टैक्सेशन है और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पॉलिसीज बनाना।
है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग करना, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है भाई, आपको अगर कुछ भी एक्सपेंस करने हैं तो आप देखेंगे हमारी इनकम कितनी होने वाली है या कितनी संभावना है कि हमें इनकम होगी, कहाँ से हमारे पास पैसा आने वाला है और कहाँ हमें पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है, ठीक है, या कहाँ हमें एक्सपेंसेस करने हैं। तो ये सारी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है और ये होता है कि कितने टाइम में हमें कितना अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। तो इसमें क्या आता है, इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और बजटिंग में हेल्प करता है, ठीक। एग्जाम्पल्स ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम अप्लाइड इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, इसका नेचर हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, डिमांड एंड सप्लाई इन बिजनेस, भाई कोई भी बिजनेस है वो किससे चल रहा होता है, डिमांड से और सप्लाई से। जितनी डिमांड ज़्यादा होती है फिर हमें सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है, उसके ही अकॉर्डिंग सारा बिजनेस चल रहा होता है। अगर डिमांड हुई और आपने सप्लाई नहीं की, आप पूर्ति नहीं कर पाए मांग की, तो फिर क्या होगा, जो कस्टमर है वो किसी और सेलर से वो चीज़ बाय कर सकते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल क्या है, अमेज़न अपने प्रोडक्ट प्राइसिंग को डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर एडजस्ट करता है, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल हमारे पास है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होते हैं, आप जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो एक्सपेंस होते हैं उनको जब आप मर्ज कर देते हैं या उनका सम कर देते हैं, टोटल कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, उसकी कॉस्ट बन जाता है। जैसा आप रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, ठीक है, लेबर लेबर को वेजेस देंगे या मशीनरी के आपके रेंट के हैं, एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री का रेंट है, ठीक है, ऑपरेटर की सैलरी है, एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब क्या कहलाते हैं, कॉस्ट है, ठीक है। अब कॉस्ट को आप कैसे कम करेंगे, ठीक है, जब आप कॉस्ट कम करेंगे तो सीधा सीधा क्या होता है, आपका प्रॉफिट बढ़ने लगता है क्योंकि आपके खर्चे कम हो गए। तो इसमें क्या है, टाटा मोटर्स नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करने से पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब है आप ये कोशिश करेंगे कि कहीं से आपको जो रॉ मटेरियल है वो और सस्ता मिल जाए, जो लेबर है वो और सस्ती मिल जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी जो छोटी छोटी इकोनॉमीज हैं उनसे आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट है वो भी इसको पॉलिसी को यूज़ करती है, ठीक है। वो कैसे यूज़ करती है भाई, जैसे इंडिया का जीएसटी सिस्टम टैक्स कलेक्शन और इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए अप्लाई किया गया। भाई जीएसटी जो है वो टैक्स की जो सिस्टम चल रहा था, टैक्स का जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा और सुधारने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए लागू किया गया। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, बोले ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है। डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स, अब हम पढ़ रहे हैं, देखो, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब मैंने आपको बताया कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स होती है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्या है, जिसको अप्लाई किया जाता है रियल लाइफ सिनेरियोज में, ठीक है। एक आपका थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स हो गया और एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो गया। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे है फोकस, जो जो थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स है उसका फोकस कहाँ पे होता है, प्रिंसिपल्स और मॉडल। जैसा मैंने बताया, सिद्धांत बनाना है, नए मॉडल्स बनाने हैं, प्रिंसिपल्स बनाने हैं, उनमें थ्योरेटिकल आपका क्या होता है, इकोनॉमिक्स का फोकस होता है। अप्लाइड इकोनॉमिक्स का जो फोकस है वो कहाँ होगा, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। भाई जो थ्योरी बन गई है अब उनको रियल लाइफ वर्ल्ड में, ठीक, क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है। हाँ, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, जैसे डिमांड एंड सप्लाई का लॉ है, तो ये जो लॉ है वो क्या है, एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, तो ये थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब जब आप इसको अप्लाई कर देंगे तो वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो जाएगा। अप्लाई कैसे करेंगे, जैसे ई कॉमर्स में डायनामिक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, ये क्या है भाई, जो प्राइस होते हैं ई कॉमर्स, आप जानते हैं, आप अमेजोन पे जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, तो वहाँ आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई आपको किस रेंज तक का कोई प्रोडक्ट चाहिए। वहाँ आपको फिल्टर करने के लिए ऑप्शन होते हैं, आप चेक करेंगे, जैसे आपको चाहिए 100 रुपीज़ तक का, 500 तक का, 5000, 10,000, ठीक है। इस तरीके से वहाँ पे वो फिल्टरिंग होती है। तो क्या किया यहाँ पे, भाई जो डिमांड है उसी की सप्लाई बढ़ा दी गई है, ठीक है। जो कस्टमर डिमांड कर रहा है या जो प्रोडक्ट खरीदना चाह रहा है, जितनी कॉस्ट का खरीदना चाह रहा है, जितने प्राइस वो दे सकता है, तो हमने वहाँ पे उसको फिल्टर कर दिया। तो जो डिमांड एंड सप्लाई का लॉ था वो क्या है, थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स है। लेकिन जब उसको हम ई कॉमर्स में, ठीक है, या और भी किसी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारा अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो जाता है। यूज क्या है इसका,
भाई जो थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स है उसका यूज होता है रिसर्च और स्टडी के लिए। अगर आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं या रिसर्च करते हैं तो उसमें आप कोई सिद्धांत बनाते हैं या सिद्धांत जो बने हुए हैं उनको चेक करते हैं, उनको रिव्यू करते हैं, ठीक है। और जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है तो बिजनेस और पॉलिसी मेकिंग के लिए काम में आता है, ठीक। तो कंक्लूजन देख लेते हैं अब इसका। एज ए कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि अप्लाइड इकोनॉमिक्स का यूज बिजनेस, फाइनेंस और पॉलिसी मेकिंग में होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने और बेटर इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको अप्लाइड इकोनॉमिक्स समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अब। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमने कवर कर लिया अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अब हम देखेंगे आगे क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो अप्रोचेस। ये क्या है भाई, जो इकोनॉमिक्स है उसमें आप दो अप्रोचेस देखते हैं, एक क्या है माइक्रो अप्रोच और एक है मैक्रो अप्रोच, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्टडीज बोथ इंडिविजुअल फर्म्स एंड द ओवरऑल इकोनॉमी। इसका मतलब है हम इसको अभी डिटेल में आगे देखते हैं, ठीक। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, माइक्रो और मैक्रो के नाम से आपको पता चल रहा है, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म यानी कि छोटा, और मैक्रो का मतलब होता है व्यापक, ठीक है, यानी कि बड़ा, ठीक है। अभी देखेंगे हम इसको। इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले इसका। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल फर्म्स, हाउस होल्ड्स और इंडस्ट्रीज का स्टडी करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी के लार्ज स्केल फैक्टर्स को एनालाइज करता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जो आपकी इकोनॉमिक्स है, मैक्रो जो है वो पूरे आपकी कंट्री की इकोनॉमिक्स है। लेकिन जो कंट्री में अलग अलग फर्म्स हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, या हाउस होल्ड्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनका जो पर्सनली इकोनॉमिक्स है वो क्या कहलाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे वर्ल्ड का कहलाएगा, ठीक। हम इसको एक एग्जांपल से लेते हैं। जैसे एक क्लास में आप स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो जो सिंगल स्टूडेंट है उसको आप स्टूडेंट बोलेंगे, लेकिन जब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आ जाते हैं उसको आप पूरी क्लास बोलते हैं। इसी तरीके से क्या है, जब सिंगल फर्म है या इंडिविजुअल फर्म है, ठीक है, या कोई इंडिविजुअल पर्सन है जो अपने लिए इकोनॉमिक्स का यूज कर रहा है, या उसके जो मॉडल्स हैं, जो थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे आप कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। मैक्रो किसको कहेंगे, भाई जो ये छोटे छोटे जो इंडिविजुअल फंड्स हैं, इन सबको मिला के जब आप देखोगे, इनके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, ठीक है। इनके लिए क्या होता है, टैक्सेशन का सिस्टम बनता है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें डिसीजन मेकिंग में आ जाती हैं गवर्नमेंट के लिए। तो जो गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग कर रही है वो कहाँ पे आता है, वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, जो इंडिविजुअल के लिए होता है। तो जो आप बीकॉम में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, बिजनेस की इकोनॉमिक्स, आप कंट्री की इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आप बीए के स्टूडेंट होते और आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते या एमए में पढ़ रहे होते, तो आप मैक्रो और माइक्रो वहाँ पे दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। मैक्रो क्या है, माइक्रो क्या है। यहाँ पे जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है, हमारा सब्जेक्ट है, उसका नेचर क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, ठीक है। और कुछ लेवल तक ये मैक्रो इकोनॉमिक्स को भी कवर करता है, लेकिन पूरा नहीं करता है, इसलिए इसका स्केल क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। यहाँ पे आप समझते हैं टू ब्रॉड ब्रांचेस होती हैं इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। कई बार माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है भाई, जो इंडिविजुअल फर्म है वो क्या करता है, वो प्राइस के लिए प्राइस बनाता है, यानी कि एमआरपी डिसाइड करता है, डिसीजन लेता है, ठीक है। वो क्या करता है, स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट को, ठीक। तो उसमें क्या आ जाता है, प्राइस थ्योरी है वो। और इनकम थ्योरी क्या है, जैसे गवर्नमेंट रिवेन्यू जनरेट करने के लिए टैक्सेशन सिस्टम लगाती है, डिसीजन मेकिंग करती है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनकम थ्योरी भी कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल कस्टमर और बिजनेसमैन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्टडी करता है, जैसा हम देख चुके हैं। की कंसेप्ट्स देख लेते हैं इसको। ये जो की कंसेप्ट हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है और एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस डिटरमाइनेशन, ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट स्ट्रक्चर्स, ठीक। इन सबको हम अभी डिटेल में आगे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। डिमांड सप्लाई क्या है, प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर, वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक। एग्जाम्पल देखिए इसका। जैसे आलू का प्राइस बढ़ने पर लोग कम आलू खरीदते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा ये क्या है, डिमांड का नियम होता है, ठीक। जो प्राइस है और डिमांड है उनमें इनवर्स कनेक्शन होता है, वो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ रहे होंगे।
ठीक है। फ्लिपकार्ट अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए डिस्काउंट देती है, ठीक है। जैसे आप डिस्काउंट देंगे तो क्या होगा, सेल इंक्रीज होती है, ठीक, क्योंकि डिस्काउंट क्या है, सेल को अट्रैक्ट करता है, ठीक। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, देखो आपकी जो इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक। लेकिन आपको पता होना चाहिए मैक्रो क्या है, माइक्रो क्या है, तभी आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और एग्जाम में अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको ये दोनों ही लिख के आने चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी के एग्रीगेट फैक्टर्स को स्टडी करता है, जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट और नेशनल इनकम, ठीक है। आपको सिंपली ये ध्यान रखना है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, पूरी कंट्री के लेवल पे काम कर रहा होता है, ठीक है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक इंडिविजुअल फर्म, बिजनेस या इंडिविजुअल पर्सन के लिए काम कर रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे यहाँ पे इंडिया का जीडीपी 7% से ग्रो कर रहा है। अब अगर आप जीडीपी की स्टडी करेंगे या आप देखेंगे कि कैसे इसको और बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या कोसेस हैं इसके, ठीक है, जो इसको कम कर रहे हैं या क्या रुकावटें आ रही हैं उनको दूर करना है, तो वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। सेकंड इसका एग्जांपल है, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम किया ताकि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। भाई अगर आप इन्वेस्ट इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे तो इकोनॉमी में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। की डिफरेंस देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इनमें डिफरेंस क्या है। पहला पॉइंट हमने लिखा है फोकस। ये आपको जो की डिफरेंसेस मैंने बताए हैं और कंक्लूजन बता रहा हूँ मैं, ये हर टॉपिक का आपको ध्यान से पढ़ना है और याद करना है, ठीक है। इसके नोट्स बना लेना, ठीक, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप इसमें अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं अगर आपको ये याद है तो। फीचर देख लेते हैं इसमें क्या है, फोकस, एग्जाम्पल और की प्लेयर्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्या होता है फोकस, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड फर्म्स। मैक्रो के लिए होल इकोनॉमी होती है, जैसा मैंने बताया आपको पूरी कंट्री के लिए। एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप देखते हैं इन्फ्लेशन रेट ऑफ अ कंट्री, मैक्रो इकोनॉमिक्स। जहाँ भी बड़े लेवल की बात होगी, स्केल बड़ा हो जाएगा, ठीक है, या कंट्री की बात हो रही होगी, वहाँ पे आप क्या देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जो इंडिविजुअल के लिए है या छोटे स्केल पे है, वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। की प्लेयर्स क्या है इसके अंदर, हाउस होल्ड और कंपनीज, ठीक है, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक, ठीक। तो ये हम बात कर चुके हैं, आगे चलते हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल स्केल डिसीजन मेकिंग को एक्सप्लेन करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल इकोनॉमी के ट्रेंड्स और पॉलिसीज को समझने में मदद करता है, ठीक है। दोनों मिलकर बिजनेस और गवर्नमेंट पॉलिसीज को शेप करते हैं। ये तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसको मिस कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों ही काम कर रहे होते हैं, बिजनेस और गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए। भाई जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसको अफेक्ट करेगा, उसकी स्टडी कहाँ किसके लिए होगी, गवर्नमेंट करेगी उसकी स्टडी, ठीक है। जब गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग करती है या पॉलिसी बनाती है, और उस पॉलिसी किसके लिए बनाती है, बिजनेस के लिए, तो बिजनेस पे उसका सीधा सा इफेक्ट पड़ता है डायरेक्ट, ठीक है। आगे है नॉर्मेटिव वर्सेस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। देखो ये बहुत प्यारा टॉपिक है ये, ठीक है। इसमें क्या मतलब है, नॉर्मेटिव गिव्स वैल्यूज, जजमेंट्स, वाइल पॉजिटिव एक्सप्लेन्स ट्रेंड्स, ठीक है। इसको अच्छे से समझते हैं आगे। नॉर्मेटिव वर्सेस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। नॉर्मेटिव क्या होता है, पहले इसका हम दोनों का डिफरेंस देखेंगे अभी आगे। इकोनॉमिक्स दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, फैक्ट्स और रियलिटी पे बेस्ड होता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ओपिनियंस और वैल्यू जजमेंट्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को समझते हैं हम, डेफिनेशन देखें इसकी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो स्टेटमेंट्स देता है जो फैक्ट्स बेस्ड होते हैं, जिन्हें टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, जिनको टेस्ट किया जा सकता है, जिनको प्रूफ किया जा सकता है, तो वो किसके अंदर आते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। एग्जांपल, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% है, ठीक है। पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, ठीक। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, बिजनेस और गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने में मदद करता है। अब देखिए जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसमें क्या होता है, कोज एंड इफेक्ट का जो कनेक्शन है वो चल रहा होता है, यानी कि कोई भी अगर इफेक्ट हो रहा है तो उसके पीछे जो कोज है, उसके जो कारण है, वो आप उसमें देखते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, स्टेटमेंट है आपके पास, डेटा है, फैक्ट बेस्ड है, ठीक। जैसे कहा जाता है ना बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता है कि आप अच्छा अच्छा सोचें या आप बिल्कुल सकारात्मक सोचें हर चीज को लेकर के, नहीं। उसका मतलब होता है कि आपको फैक्ट बेस्ड बात करनी है, आपको फैक्ट बेस्ड रहना है, ठीक है। तो वही है ये पॉजिटिव, ठीक। आगे चलते हैं।
नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू बेस्ड ओपिनियंस और जजमेंट्स देता है, जो व्हाट शुड बी पे फोकस करता है। ठीक है, इसको नोट कर लेना, व्हाट शुड बी। इसमें क्या है, अगर आपसे किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए कि ये प्रोडक्ट कैसा है, तो आप बता देंगे कि भाई ये कमियां हैं इसमें, इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो चीज़ क्या होगी, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आ गई। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें फैक्ट्स बेस्ड बात नहीं की जाती है, डेटा जो है उसको एनालाइज नहीं किया जाता है। इसके अंदर क्या है, नॉर्मेटिव है ये। ठीक है, इसमें आप फैक्ट बेस्ड बात नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप किसी से सलाह ले रहे हैं या बता रहे हैं, उसके इमोशंस हैं, उसके जो वैल्यूज हैं, मोरल हैं, ठीक है, उसके बेस्ड पे काम कर रहा होता है। एग्जाम्पल देखें इसका, गवर्नमेंट को एजुकेशन फ्री कर देनी चाहिए। ठीक है, ये अगर कोई कहता है तो वो क्या कहेगा, गवर्नमेंट को एजुकेशन फ्री कर देंगे, ठीक है, कर देनी चाहिए, जबकि एजुकेशन फ्री होती है। और क्या कहेंगे जी, सारी एजुकेशन फ्री कर दो। ठीक है, तो क्या है, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, अगर आप कहते हैं कि भी गवर्नमेंट को एजुकेशन जो है वो बढ़ा देनी चाहिए, फ्री कर देनी चाहिए, और आप बता रहे हैं कि उसके ये रीजंस हैं। ठीक है, अगर एजुकेशन बढ़ जाएगी तो उससे ये फायदे होंगे, आपने एक डेटा दे दिया, एक फैक्चुअल बात की है, तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अदरवाइज ये है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, टैक्सेस कम होने चाहिए ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो। ठीक, ये भी हम इसी के अंदर देखते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, पॉलिसीज और सोशल वेलफेयर के डिसीजन में रोल प्ले करता है। ठीक है, अब देखो जो पॉजिटिव है उसमें क्या होता है, जहां आपको नंबर्स की बात कर रहे हैं, आप फैक्चुअल बात कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स काम में आता है। लेकिन तो ये जो है सोशल वेलफेयर के लिए जितनी आप बातें करेंगे वो किसके अंदर आएंगे, नॉर्मेटिव। जो इमोशनल है, ठीक है, इमोशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर डिसीजन लेते हैं आप। ठीक, की डिफरेंसेस देखो, डिफरेंस देख लेते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आपको डिफरेंस जो है बहुत अच्छे से ध्यान से देखने हैं। ठीक है, हमने ज़्यादा लंबे इसमें डिफरेंस नहीं लिखे हैं, हमने 3-3 पॉइंट्स लिखे हैं, ये सफिशियंट है आपके एग्जाम में लिखने के लिए। इसके बाहर अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन ये याद रख लेंगे तो भी काफ़ी है। ठीक, देखो ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किस पे फोकस करता है, ये फैक्ट्स और रियलिटी पे फोकस करता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ओपिनियंस एंड वैल्यू जजमेंट्स पे फोकस करता है। एग्जांपल, इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, और ये क्या है, इन्फ्लेशन रेट 5% से कम होना चाहिए। ठीक है, जो इन्फ्लेशन रेट है, जो एक्चुअल है, वो किसके अंदर आया, पॉजिटिव, क्योंकि वहां पे फैक्ट है, डेटा है। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए था, ऐसा होता। ठीक है, तो वो किसके अंदर आता है, नॉर्मेटिव। जहाँ इमोशन कनेक्ट हो जाते हैं वहाँ पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, टेस्टेबिलिटी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टेबिलिटी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को टेस्ट किया जा सकता है। टेस्ट क्यों किया जा सकता है, इसलिए टेस्ट किया जा सकता है क्योंकि ये क्या है, फैक्ट बेस्ड है, डेटा है आपके पास, नंबर्स में बात चल रही है, तो आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को टेस्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये ओपिनियंस के ऊपर चल रहा है, हमारे पास नंबर है ही नहीं टेस्ट करने के लिए, डेटा है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, फैक्ट है ही नहीं, तो ये क्या है, ये ओपिनियंस और वैल्यू जजमेंट्स इमोशन के ऊपर होता है, तो इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। कंक्लूजन देख लेते हैं इसका। कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रियल वर्ल्ड एनालिसिस के लिए यूज होता है। ठीक है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पॉलिसी मेकिंग और एथिक्स में यूज होता है। ठीक है, जो आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का यूज करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, जो रियल लाइफ की जो आपकी सिचुएशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वहाँ आपके पास डेटा होगा, वहाँ आप फैक्चुअल बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको एथिक्स मोरालिटी के बारे में कोई डिसीजन लेना है तो वहाँ पे नंबर्स नहीं होते हैं, वहाँ सिर्फ इमोशंस होते हैं। ठीक है, या ऐसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये चीज़ आ जाती है, तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। दोनों मिलके बिजनेस और गवर्नमेंट डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, ये आपको जो थर्ड पॉइंट है ये ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों ही काम में आ रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। ठीक है, दोनों काम में आते हैं। आगे चलते हैं, देखो आगे है इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, रिलेटेड टू फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजी, इसको डिटेल में समझते हैं। चलिए, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसका क्या मतलब है, देखो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसका जो कनेक्शन है बहुत सारी चीज़ों से होता है, जैसे फाइनेंस है, हम बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, क्या है, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस और स्ट्रेटेजी। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ इकोनॉमिक्स तक सीमित नहीं होती है, बल्कि फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस और स्ट्रेटेजी जैसे मल्टीपल फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया, इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब अलग अलग जो डिसिप्लिन हैं उनमें जो कनेक्शन बना रहा है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स बना रहा है, सबसे कनेक्टेड है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब है
कि बिजनेस डिसीजन अलग अलग डोमेन्स के नॉलेज को कंबाइन करके लिया जाता है। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप मार्केटिंग के कुछ डिसीजन लेंगे तो आपके पास मार्केटिंग वाला बंदा होता है, ठीक है, जिसको मार्केटिंग के फील्ड में एक्सपीरियंस है। वहां से आप उससे डिस्कस करेंगे, उसके कुछ आपके पास फैक्ट्स होंगे, कुछ डेटा होगा, वहां से आप डिसीजन लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको सप्लाई ज़्यादा करनी है या कम करनी है, मार्केट में डिमांड कितनी है, ठीक है, वो सब चीज़ें देखनी है, उसके लिए आपके पास अलग डिपार्टमेंट है। आपको सेल इंक्रीज करनी है तो उसके लिए आपके पास सेल्स डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजमेंट कराते हैं आप। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें हैं, वो सब किससे कनेक्टेड है? बिजनेस इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है। इसलिए इसको क्या कहा गया? इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, आगे चलते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का कनेक्शन डिफरेंट फील्ड से होता है। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। कौन कौन से फील्ड्स हैं वो? सबसे पहले है फाइनेंस। फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइनेंस का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग आप करते हैं तो उसमें क्या करोगे? फाइनेंस के बारे में हम बात करेंगे। फाइनेंस का मतलब मनी नहीं है, मनी का जो अरेंजमेंट होता है, पैसा कहाँ से आना है, कहाँ आपको पैसा देना है, कितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, वो सारे डिसीजन लेना क्या कहलाता है? फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग कहलाता है। तो डिसीजन मेकिंग ले करते हैं आप, इसके अंदर क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, बजटिंग एंड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या है भाई? आप किसी चीज का पूर्वानुमान लगा रहे हैं, पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे आज एक नॉर्मल टर्म में आप कहते हैं कि भाई आज मौसम अच्छा रहेगा या आज बारिश हो जाएगी, तो आप क्या करते हैं? फोरकास्टिंग कर देते हैं। ठीक है, फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, जो आप देखते हैं कि न्यूज चैनल पे आ रहा होता है या आजकल फोन्स में भी बता देते हैं कि भी बारिश होने की संभावना है, वो क्या फोरकास्टिंग है? पहले ही बता दिया। ऐसे ही जो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है, आप देख लेंगे कि हमारे ये वाले एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, हमें वहाँ पे इतने पैसे देने पड़ सकते हैं। तो वो डिसीजन लेते टाइम आप पहले ही उनको रिजर्व बना के या कोई भी अपना अलग तरीके से उसका जो सॉल्यूशन है वो निकालेंगे, उसके लिए डिसीजन करेंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। और इसमें हेल्प कौन करेगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स। दूसरा क्या है? मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग में क्या होगा? कंज्यूमर बिहेवियर और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। भाई जो कंज्यूमर है उसको हमें लास्ट में गुड्स बेचना है, अपना जो प्रोडक्ट है लास्ट में कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, कंज्यूमर कैसा प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहा है, वो सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। ठीक है, उसी के ऊपर हम सारे उसकी के बेस पे हम सारे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग में सिर्फ ये नहीं है कि हमें ऐड चलाने हैं। ठीक है, हम देखेंगे कंप्यूटर के कंज्यूमर जो है उसका बिहेवियर क्या है, उसका जो प्राइस है वो किस प्राइस पे खरीदना चाह रहा है, कौन सा कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट खरीद सकता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? अलग अलग एज फैक्टर्स या जेंडर के अकॉर्डिंग, या जो जियोग्राफिक एरिया है, यानी कि कोई विलेज में रह रहा है, कोई सिटी में रह रहा है, बड़ी सिटीज में रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे वो सारी चीजें कंज्यूमर का बिहेवियर कहलाता है। ठीक है, कंज्यूमर की सैलरी कितनी है, ठीक है, इनकम उसकी कम है या ज्यादा है, वो सब चीजें आप देखेंगे वो बिहेवियर के अंदर आ जाती हैं। एग्जाम्पल देखें इसका, कोका कोला प्राइस इलास्टिसिटी का स्टडी करके अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करता है। ठीक है, बढ़िया। ये आपको रियल लाइफ जो एग्जाम्पल्स हैं वो लिख के आने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना एग्जाम में। जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशन कौन से हैं? प्रोडक्शन है, कॉस्ट है। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने आपको बता दिया। जितने भी हमारे जो एक्सपेंस होते हैं जो हमें एक प्रोडक्ट को तैयार करने में लगते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? प्रोडक्शन की कॉस्ट कहलाते हैं। एफिशिएंसी और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। एफिशिएंसी क्या है भाई? जो आपका प्रोडक्ट है, मान लेते हैं वो 10 रुपए में बन के तैयार होता है, जो आपके प्रोडक्ट के सिमिलर कोई प्रोडक्ट है वो जो दूसरी कंपनी बना रही है वो भी 10 रुपए में बना रही है। ठीक है, लेकिन आप कुछ ऐसा तरीका निकाल लेते हैं जिससे आप उसको क्या करेंगे? बोले हम 9 रुपए में बना देंगे, तो क्या ये आपकी एफिशिएंसी है? मतलब आपने प्रोडक्ट वही बनाया, जो मटेरियल था वो भी वही लगाया, लेकिन आपने उसको क्या किया? अपना मैनेजमेंट करके बढ़िया तरीके से प्लानिंग करके ऐसा कर दिया कि उसको हमें कॉस्ट कम पड़ गई है। ठीक है, उसके अलग अलग तरीके हैं, वो हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे लेक्चर में। ठीक है, इसमें क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल से अप्लाई होते हैं। ठीक है, बढ़िया। एग्जांपल, टोयोटा अपने जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम से कॉस्ट एफिशिएंसी मेंटेन करता है। देखो, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम, इसको आप लोग बाहर से भी पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है भाई? जब आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है हम तभी अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, आप अगर हमसे कहेंगे कि भाई हमें 10 क्वांटिटी में ये, या 10,000 क्वांटिटी में ये वाला प्रोडक्ट चाहिए आपका, तो हम तभी उसका क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन ऐसे नहीं कि शुरू तभी करेंगे, हम अलग अलग चीजें उसमें करके रखते हैं, उसके अलग अलग बिजनेस में अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं, प्रोसेस अलग हो सकता है।
ठीक है। मान लेते हैं आपको हेडफोन चाहिए, ठीक है, आप हेडफोन बेचना चाह रहे हैं, आपने कहा कंपनी से कि भाई हमें 10,000 हेडफोन चाहिए, ठीक है, तो कंपनी तब बनाएगी, अगर पहले से बने हुए हैं तो कंपनी को उसके लिए रेंट पे गोडाउन में रखने पड़ेंगे, तो उसका कॉस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, बोले जब ऑर्डर दोगे तभी हम आपको बना के दे देंगे जल्दी से। तो जो आपका कॉस्ट था कौन सा वाला, जो रेंट वाली कॉस्ट थी, आपने गोडाउन में कॉस्ट जो लगानी थी वो आपकी कम हो गई, ठीक है। तो ऐसे मैनेजमेंट में डिसीजन लेते हैं। बिजनेस स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, बिजनेस को चलाने के लिए आप कुछ स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, ठीक है, जैसे प्लानिंग करते हैं ना, क्या हो सकता है इसके अंदर, मार्केट कंपटीशन और डिसीजन मेकिंग मॉडल्स को स्टडी करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, देखो जो हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो कनेक्शन अलग अलग ब्रांचेस से है, उसका हमें फायदा क्या होता है वो देखिए, उसका इम्पोर्टेंस है क्या। बिजनेस के अलग अलग एरियाज को इंटीग्रेट करने से बेहतर डिसीजन मेकिंग होती है। भाई अगर आप डिसीजन ले रहे हैं और सिर्फ आप किसी एक ही डिपार्टमेंट को फोकस कर रहे हैं, है ना, किसी एक ही ब्रांच को देखे जा रहे हैं, आप सिर्फ सेल्स पे ध्यान दिए जा रहे हैं, आप कॉस्ट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मार्केटिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी सेल तो बढ़िया हो जाएगी, लेकिन जो बाकी सारे फील्ड हैं वो क्या होंगे, वो छूट जाएंगे, कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। जैसे आपके जो सब्जेक्ट हैं, 3 या 4 सब्जेक्ट हैं, आप सिर्फ अगर एक सब्जेक्ट को ही पढ़ते रहेंगे तो उसका तो एग्जाम आप बढ़िया से क्या करेंगे, पास कर लेंगे, और लेकिन जो बाकी एग्जाम्स हैं उनमें क्या होगा, हो सकता है उसमें नंबर कम रह जाएं, ठीक है। तो क्या ये अच्छा अप्रोच नहीं है, हम क्या करेंगे, हम सभी को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है, सबके अंदर क्या करेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हम लेके चलेंगे, ठीक है, मतलब सबके बीच में कनेक्शन बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन करके हम काम करेंगे। तो यही बिजनेस में होता है, ये क्या करता है, अलग अलग जो एरियाज हैं उनमें सबको देखता है, तो बेटर डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि हमें सबका पता होता है, हमें सेल्स का भी पता है, मार्केटिंग का भी पता है, प्रोडक्शन का भी पता है, XYZ जितने भी आपके डिसिप्लिन है आपको सारा पता होता है, ठीक है। रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होलिस्टिक अप्रोच ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप प्रॉब्लम देखोगे, प्रॉब्लम्स जो रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे होंगी, अगर आपका सारा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है तो आप इजीली कर पाएंगे, नहीं तो आपको बहुत टफ पड़ सकता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको सारी जानकारी इसी से मिल जाएगी, इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स से आपका ये, ठीक है। आगे चलते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट होता है, ठीक है, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस और स्ट्रेटेजी को कंबाइन करता है, ठीक। जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या, मल्टी डायमेंशनल है, हर दिशा में आप इसको देख रहे हैं, ठीक है, आप मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, इसमें फाइनेंस की बात कर रहे हैं, ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बनाने की बात कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, सभी को कंबाइन करके काम लेता है। ये बिजनेसेस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहना चाह रहा है, आपको अगर कंपटीशन में आगे निकलना है अपने कॉम्पिटिटर से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, और वो तभी पॉसिबल है जब आप इंटरडिसिप्लिनरी में अप्रोच से चल रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है, आपको सारी चीज़ें पता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम का रेफरेंस दिया ना, एग्जाम्पल दिया, तो ऐसे ही आप इसमें देखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, तो हमने ये नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स देख लिया, ठीक है, हमने इन सब की बात कर ली है। आगे चलते हैं, देखो स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्कोप क्या है भाई, जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो किस किस इस फील्ड में काम करेगा, उसका क्षेत्र कितना है, ठीक है, उसका स्कोप कितना है, किस दायरे में वो काम करने वाला है, तो हम वो देखेंगे कहाँ तक फैला हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। डिमांड एनालिसिस क्या है भाई, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें जो आपका लास्ट मोटिव है वो क्या होता है, प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है। अगर आप सेल करेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा, अगर आपने सेल ही नहीं की तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो जितनी सेल ज़्यादा इंक्रीज होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो डिमांड क्या है, डिमांड यही है, अगर कस्टमर कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए इच्छुक है, वो आपसे मांगना चाह रहा है कि जी मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उसको वही प्रोडक्ट दें। अगर आप कोई दूसरा प्रोडक्ट दे रहे हैं तो कस्टमर क्या होगा, वो खरीदेगा नहीं, किसी और से खरीद लेगा, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, डिमांड का एनालिसिस करना पड़ता है, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस कस्टमर को चाहिए, हमारा जो ऑडियंस है वो कौन सी है, टारगेट ऑडियंस क्या है, हमारा कस्टमर है कौन। जब हम उनकी डिमांड का एनालिसिस करेंगे तभी हमारी सेल हो पाएगी। फोरकास्टिंग क्या है, मैंने आपको बता दिया, पूर्वानुमान लगाना, भाई डिमांड कितनी बढ़ सकती है, ठीक है, कितना हमें प्रोडक्शन करना है। अगर आप ये नहीं अंदाजा लगाएंगे कि हमारी डिमांड अगले महीने कितनी हो सकती है,
तो इस महीने आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे उसके अकॉर्डिंग। भाई जो अगले महीने आपको सेल करना है उसके लिए आप अभी से शुरू कर देंगे कि भी इतना प्रोडक्शन करना है। मान लीजिए आपने बहुत सारा प्रोडक्शन कर लिया और लेकिन सेल हुई नहीं, डिमांड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सीजनल होती हैं, वो आपकी बिकी नहीं, तो क्या होगा? फिर आप उसको गोडाउन में रखेंगे स्टॉक को, उसको मेंटेनेंस में आप चार्ज देते रहेंगे, रेंट देते रहेंगे, तो फिर आपका जो है कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, और प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं आप एनालिसिस करके कि डिमांड हमारी बढ़ सकती है या कम हो सकती है, फिर उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, उसी के बेस पे प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग को हम और आगे ध्यान से देखते हैं, इसको और डिटेल में समझते हैं। चलिए, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग डेफिनेशन देखिए इसकी। डिमांड एनालिसिस एक प्रोसेस है जो बिजनेसेस को कंज्यूमर की ज़रूरतें और प्रेफरेंस समझने में मदद करता है, जबकि फोरकास्टिंग फ्यूचर डिमांड ट्रेंड्स का एस्टिमेशन करती है, ठीक है। इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसके, प्रोडक्शन प्लानिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मदद करता है, ठीक। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और मार्केट पोजिशनिंग के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। इसमें क्या है, प्राइस जो आपको रखना है, जो एमआरपी रखनी है, उसकी जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसमें डिमांड का बहुत अहम रोल होता है। इसमें क्या मतलब है इसका, भाई देखिए, अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो आप उसको हाई प्राइस पे भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। आपके डिमांड जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड ही नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लो प्राइस पे उसको सेल करना पड़ेगा डिमांड इंक्रीज करने के लिए। तो जो प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी है उसमें डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट में डिमांड फ्लक्चुएशंस का अंदाजा लगाने में हेल्प करता है। देखो, डिमांड कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे हम, डिमांड फ्लक्चुएशन। तो जो रिस्क मैनेजमेंट है उसमें ये हेल्प करेगा। जितना आपका जो फ्लक्चुएशन है उसे आप पहले अंदाज़ा लगा लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रोडक्शन के डिसीजन ले सकते हैं, तो आपका उतना ही रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है। तो रिस्क को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट वही होता है, रिस्क मैनेजमेंट। मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, देखो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। जो डिमांड फोरकास्टिंग है यानी कि आप डिमांड का अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई इतनी कितनी डिमांड हो सकती है, कब हो सकती है, कहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो उसको आप डिमांड फोरकास्टिंग कहेंगे, ठीक। वो दो तरीके से कर सकते हैं आप, एक तो होता है क्वालिटेटिव मेथड और एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड। क्या होता है क्वालिटेटिव मेथड, क्या है, एक्सपर्ट ओपिनियन, मार्केट रिसर्च, डेल्फी मेथड, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेथड, टाइम सीरीज एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, इकोनोमेट्रिक मॉडल्स। इसका क्या मतलब है, देखो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाता हूँ। क्वालिटेटिव का मतलब है जिनको आप क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते जिनकी, ठीक है। आप उनको नंबर्स नहीं दे सकते हैं, अगर एक लाइन में कहा जाए तो क्या है, क्वालिटेटिव मेथड है। मतलब जैसे ओपिनियन ले लेना किसी एक्सपर्ट से, जो एक्सपर्ट है, सेलिंग फील्ड का एक्सपर्ट है, ठीक है, कोई सेल्स मैनेजर है, आप उससे पूछ सकते हैं भाई ये हमारा प्रोडक्ट जो है इसके आप बताइए, इसकी डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, तो उनको अंदाजा रहता है, वो बता सकते हैं। तो क्या होगा, ये क्वालिटेटिव होगा क्योंकि ये क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वांटिटेटिव क्या होता है, जो किसी डेटा पर बेस्ड होता है, डेटा के ऊपर आधारित है, तो क्या होगा, क्वालिटेटिव हो जाएगा, वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा। अगर डेटा के ऊपर आधारित नहीं है तो क्या होगा, क्वालिटेटिव, ओके। एप्लीकेशन इन बिजनेस, भाई देखो, जो आपने ये पढ़ लिया सारा बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में, अब इसको बिजनेस में कैसे अप्लाई करेंगे। रिटेलर इसे स्टॉक लेवल मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, स्टॉक अगर आप बढ़ा लेंगे तो उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, तो डिमांड जितनी होगी उतना ही आप स्टॉक में रखेंगे, ठीक है। तो उसका आपको यहाँ पे फायदा मिल जाता है। मैन्युफैक्चरर इसे सप्लाई चेन एफिशिएंसी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसको कैसे यूज करेंगे मैन्युफैक्चरर, भाई मैन्युफैक्चरर को क्या करना है, आगे सप्लाई करना है माल। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग कम होगी या ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग ही कम रह गई तो फिर आप डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे आगे। और अगर आपने ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर लिया तो क्या होगा, स्टॉक मेंटेनेंस बढ़ गया, हो सकता है आपका स्टॉक जो है वो डैमेज होने लग जाए, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिमांड फोरकास्टिंग। सर्विस इंडस्ट्रीज इसे वर्कफोर्स और रिसोर्स प्लानिंग के लिए अप्लाई करते हैं। सर्विस इंडस्ट्रीज में क्या होता है, भाई कितने लोगों की ज़रूरत है वो आप पहले ही देख लेंगे कि क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। अगर आपका वर्कलोड ज़्यादा है, आपने इतने लोगों को अरेंज नहीं किया काम करने के लिए, तो क्या होगा, वर्क वो पूरा ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक। डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग हमने देख लिया, आगे चलते हैं कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। भाई कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस क्या है, कॉस्ट कितनी लगेगी,
आप मान लीजिए आपसे अगर हम कहें कि भी हमें आपके प्रोडक्ट की 10,000 क्वांटिटी खरीदनी है, हमें कितने रुपए की दोगे, तो आप बता देंगे। क्यों? आपने पहले ही अंदाजा लगा रखा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका एस्टिमेशन हमारे पास है। एस्टिमेशन मीन्स आपको पता है कि हमारा एक प्रोडक्ट इतने रुपए का बिकता है या इतने रुपए का बनके तैयार होता है, तो उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 की और हमें बता देंगे, बोलेंगे इतने रुपए का हम आपको बनाकर दे देंगे। ठीक है, जो प्रोडक्शन एनालिसिस है वही इसमें काम में आता है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, उसमें और पैसे कम करके बता देंगे हमें। ठीक है, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसको अच्छे से समझते हैं, आगे चलिए। कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस डेफिनेशन क्या है? कॉस्ट एनालिसिस एक्सपेंसेस को समझने में मदद करता है। ठीक है, कॉस्ट में क्या है, जितने भी सारे एक्सपेंसेस हैं उनको समझने में मदद करेगा, जबकि प्रोडक्शन एनालिसिस अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ आउटपुट ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। देखिए इसमें क्या है, बोले जो कॉस्ट है, जितने एक्सपेंसेस होने हैं उसका आप अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है, उसको आप समझ रहे हैं कैसे कैसे कहाँ एक्सपेंसेस होने हैं, तो क्या है, कॉस्ट एनालिसिस हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन एनालिसिस क्या है, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं से आप जो डिमांड है उसको अपना पूरा कर रहे हैं, सप्लाई अपने बढ़िया कर रहे हैं। ठीक है, उन्हीं को इतना बढ़िया तरीके से यूज कर रहे हैं मैनेज करके, तो क्या है, प्रोडक्शन एनालिसिस से होगा वो। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कॉस्ट कंट्रोल करता है ना, और रिडक्शन में मदद करता है। कॉस्ट कंट्रोल क्या है भाई, आपकी जो कॉस्ट है जितनी कम होगी प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो वही कहने की इसमें कोशिश की जा रही है। रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन एंश्योर करता है, भाई जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं उससे आप जो इतना काम कर सकते हैं उतना काम करा रहे हैं, ये क्या कहलाता है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। यानी कि जितनी उनकी क्षमता है उतना ही आपने काम करा लिया रिसोर्सेज से। एक मशीन जितना काम कर सकती है आपने 100% यूज कर लिया। ठीक है, तो ये किससे होगा, इसी से होगा जब आप एनालाइज कर लेंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि मशीन ऐसे दूसरे मेथड से अगर आप यूज करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा कर देगी, तो आप उसको दूसरे मेथड से यूज ही नहीं करेंगे, है ना। प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी डिसीजन को सपोर्ट करता है। ठीक, बढ़िया। टाइप ऑफ कॉस्ट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी जब आप पढ़ेंगे तो ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सबसे पहला होता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है भाई, अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ता है या प्रोडक्शन घट जाता है, तो उसके साथ जो कॉस्ट फिक्स्ड रहती है, जो कम ज्यादा नहीं होती है, वो फिक्स्ड कॉस्ट कहती है। ठीक है, जैसे रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस। भाई जो सैलरी है वो आपको उतनी देनी है, चाहे आप प्रोडक्शन ज्यादा करें चाहे कम करें। इंश्योरेंस आपका उतना ही रहेगा। ठीक है, रेंट उतना ही रहेगा। आप एक फैक्ट्री लगा लिया आपने, ठीक है, उसमें आपने मशीन लगा दी, वर्कर्स को लगा दिया, अब मान लेते हैं उसका 1 लाख रुपए रेंट जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप उसमें प्रोडक्शन करेंगे 10,000 क्वांटिटी का, तब भी 1 लाख रुपए रेंट देना है आपको। अगर आप 1,000 क्वांटिटी का करेंगे तब भी आपको 1 लाख रुपए ही रेंट देना है। तो ये क्या है, फिक्स्ड है। मतलब जो प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होते हैं, वो कॉस्ट कौन सी होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है, वेरिएबल कॉस्ट है जो रॉ मटेरियल है, लेबर है और यूटिलिटीज है। ये क्या है, देखो इसमें क्या है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है परिवर्तनशील लागत, और फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि स्थायी, स्थिर लागत या स्थायी लागत। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट वो वाली कॉस्ट है जब आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो बढ़ जाती है, प्रोडक्शन घटाते हैं तो घट जाती है। जो प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है वो कौन सी है, वेरिएबल है। और जो प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही है वो फिक्स्ड कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या आ जाएगा आपका, फिक्स्ड टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन एनालिसिस समझते हैं हम। देखो प्रोडक्शन एनालिसिस में क्या है, एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन होता है और एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, इन पे हम अभी पूरे पूरे चैप्टर्स हम देखने वाले हैं, अभी हम शॉर्ट में सिर्फ समझ रहे हैं यहाँ पे। रिटर्न टू स्केल, ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप। देखो इसको हम थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं, आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे। शॉर्ट रन प्रोडक्शन क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, क्या मतलब है इसका। शॉर्ट रन में क्या होता है, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाते हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो कम होती जाती है। क्यों, क्योंकि जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, इसलिए आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। लॉन्ग रन प्रोडक्शन में क्या होता है, रिटर्न टू स्केल, जब आप लंबे समय तक प्रोडक्शन करते जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपको बहुत सारे रिटर्न्स मिलते हैं स्केल के लिए। रिटर्न टू स्केल का हम पूरा चैप्टर आगे करने वाले हैं। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप। इनपुट क्या है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, और भी बहुत सारी चीजें हैं वो इनपुट में आते हैं। आउटपुट क्या है, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं।
उसमें बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो हम देखेंगे आगे। कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस हमने देख लिया, आगे देखते हैं प्राइसिंग एंड मार्केट स्ट्रक्चर। प्राइसिंग एंड मार्केट स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? देखो, प्राइस सेट करना क्या कहलाएगा? प्राइसिंग। और मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? मार्केट के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, ये भी हम जो अभी डिटेल में देखेंगे बाद में, क्योंकि ये पूरे पूरे चैप्टर्स हैं। अभी हम इनको ब्रीफ में समझ लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें स्कोप समझ में आ जाए। ठीक, देखो प्राइसिंग एंड मार्केट स्ट्रक्चर, डेफिनेशन समझिए इसकी। प्राइसिंग ये डिसाइड करता है कि गुड्स और सर्विसेज किस प्राइस पे बेची जाएंगी, जबकि मार्केट स्ट्रक्चर कंपटीशन के एनवायरनमेंट डिफाइन करता है। ठीक है, देखो आप कितने रुपए में अपना प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, वो क्या होगा? वो प्राइसिंग कहलाएगा। ठीक है, लेकिन किस मार्केट में आप बेचेंगे, कंपटीशन के बेस पे मार्केट की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, आगे पढ़ने वाले हम। जैसे कोई आप इजी में अभी इसको समझिए, जैसे होलसेल मार्केट हो गई है, रिटेल मार्केट हो गई, आप इसको भी सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं, अलग अलग मार्केट, लेकिन इसका मतलब कुछ और होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, जब ये टॉपिक चले। ठीक, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? कंज्यूमर डिमांड और सेल्स रेवेन्यू को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, देखो क्या बढ़िया पॉइंट लिखा है यहाँ पे। कंज्यूमर जो है वो डिमांड और सेल रेवेन्यू को इन्फ्लुएंस करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। कैसे? अगर कंज्यूमर ज्यादा गुड्स खरीदेगा या डिमांड करेगा तभी तो सेल बढ़ेगी आपकी। अगर डिमांड ही नहीं हो रही है तो फिर आप सेल इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। बोले खरीदेगा कौन? कस्टमर, और कस्टमर को जरूरत नहीं है, वो डिमांड ही नहीं कर रहा है, तो क्या है ये? सेल्स रेवेन्यू को इन्फ्लुएंस करता है पूरा। ठीक, बिजनेसेस को मार्केट में स्ट्रेटेजिकली पोजीशन लेने में हेल्प करता है। कंपटीशन और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है। कंपटीशन क्या है भाई? जो सारे और भी जो प्रोडक्ट हैं, उनको जो मैन्युफैक्चरर हैं वो ये चाह रहे हैं कि सारे प्रोडक्ट उन्हीं के सेल हों, आप चाह रहे हैं कि सारे प्रोडक्ट आप ही के सेल हों, दूसरी कंपनी के कोई ना खरीदे। ठीक है, तो वहाँ कंपटीशन क्रिएट हो गया। उसमें कैसे अफेक्ट होगा ये? बोले जब आप प्राइसिंग सेट कर लेंगे, आपने ऐसे प्राइस कर दिए जो और कोई नहीं दे सकता, इतने कम प्राइस पे बढ़िया क्वालिटी, तो आपका जो है कंपटीशन कोई नहीं कर पाएगा, फिर आपका प्रोडक्ट बिकेगा। अगर किसी और ने काम कर लिया तो फिर आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी और कंपटीशन को इफेक्ट करता है। टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको भी हम बहुत ब्रीफ में देखेंगे। ठीक, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें क्या होता है? देखो परफेक्ट कंपटीशन में, ये हमारा पूरा चैप्टर है, आगे हम देखने वाले हैं। इसमें अभी आप समझिए कि बहुत सारे सेलर होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे बायर होते हैं। मोनोपोली में एक ही सेलर होता है, ठीक, और उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता उसके प्रोडक्ट का। एक ही सेलर अगर है पूरी इंडस्ट्री में तो वो क्या है? बोले वो मोनोपोली है उसकी। और ओलिगोपोली में क्या होता है? कुछ डोमिनेंट्स फर्म्स होती हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? बहुत सारे सेलर और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, बहुत सारे सेलर हैं लेकिन अलग अलग सेलर प्रोडक्ट हैं। ठीक है, बिजनेस साइकिल को देखते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है। बिजनेस साइकिल क्या है? डेफिनेशन देखिए इसकी। बिजनेस साइकिल्स इकोनॉमिक एक्टिविटी के टाइम बेस्ड फ्लक्चुएशंस को रिप्रेजेंट करता है, जो एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन और थ्रो स्टेजेस में डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे, अभी आपको ये इतना ही समझना है। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं इसकी। बिजनेसेस को इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस के लिए प्रिपेयर करने में मदद करता है। पॉलिसी मेकर को इकोनॉमिक प्लानिंग में असिस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन और रिस्क मैनेजमेंट के लिए गाइड करता है। फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। प्रॉफिट एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड रिस्क मैनेजमेंट क्या है भाई? देखो जैसे हमने देखा कि रिस्क को आप खत्म नहीं कर सकते हैं लेकिन आप उसको कम कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा? रिस्क मैनेजमेंट कहलाएगा। ठीक है, और प्रॉफिट मैनेजमेंट क्या है? प्रॉफिट को आप ज्यादा करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप कुछ डिसीजन लेंगे, कुछ कदम उठाएंगे, वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट मैनेजमेंट। डेफिनेशन देखिए इसकी। प्रॉफिट मैनेजमेंट का फोकस मैक्सिमम अर्निंग पर होता है, जबकि रिस्क मैनेजमेंट फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज को आइडेंटिफाई और मिटिगेट करता है। इसमें क्या मतलब है भाई? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना क्या हो गया? प्रॉफिट मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट क्या हुआ? बोले रिस्क में जो जो हमें रिस्क आ सकते हैं, ठीक है, उनसे बचना, उनको कम करना, वो रिस्क मैनेजमेंट है। इंपॉर्टेंस क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और बिजनेस ग्रोथ एंश्योर करता है। भाई अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तभी आप ग्रोथ कर पाएंगे, अदरवाइज आपका रिस्क अगर बढ़ गया तो बिजनेस घाटे में जा सकता है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। भाई जो आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं या डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसमें आपने पहले ही देख लिया कि हमें क्या क्या रिस्क आ सकते हैं,
ठीक है, कितना रिस्क हो सकता है, फिर उसको आपने कम करने के लिए कुछ नियम, कुछ उपाय कर लिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा उसमें मैनेजमेंट में, ठीक है। अनसर्टेनिटीज से होने वाले पोटेंशियल लॉस को रिड्यूस करता है, जो लॉस होने वाला है उसको रिड्यूस कर सकते हैं अगर आपको पहले पता है क्या क्या लॉस हो सकता है। स्ट्रेटेजीज फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट या फिर रिस्क मिटिगेशन, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल, भाई जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है उनको रिड्यूस करना, ठीक। डाइवर्सिफिकेशन, नए मार्केट्स प्रोडक्ट्स में एक्सपेंड करना। इसका क्या मतलब है, अभी तक आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, जैसे एक कंपनी है बोट, बोट क्या करती है, बोले स्पीकर बनाती है, ठीक है, ईयरफोन बनाती है, वॉचेस बनाती है, और माइक बनाती है, बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग, ठीक है, तो वो क्या है, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन हो गया, ठीक है। इंश्योरेंस एंड हेल्थ, देखो इंश्योरेंस फाइनेंशियल रिस्क से बचाव करना, इंश्योरेंस करा लोगे तो आपको क्लेम मिल जाता है अगर कुछ लॉस होता है तो। एफिशिएंट प्राइसिंग एंड मार्केटिंग, ठीक है, रिवेन्यू स्ट्रीम को एनहेंस करना, उनको बढ़ाना है ना, बढ़िया करना, एनलार्ज कर देना, ठीक। तो हमने ये स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स देख लिया है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, वाई इज बिजनेस इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट। भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है, जो हम इतने देर से इसमें पढ़ रहे हैं, लगभग हमें 1 घंटा हो गया, अब इसमें क्या है, ये इतना इम्पोर्टेंट है क्यों। देखो, तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, हेल्प्स इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। जो आपके स्ट्रेटेजी होती हैं उनके लिए आप जो डिसीजन मेकिंग करते हैं वो किसके करेंगे, एक बिजनेस इकोनॉमिक्स के बेस पे ही करेंगे, जो हम अभी पीछे टर्म पढ़ के आए हैं बहुत सारी, उसमें हमने देखा क्या रोल है इसका, तो इसके बेसिस पे ही आप सारे डिसीजन लेंगे, ठीक है। इम्प्रूव रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन क्या है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको इस तरीके से आपने एलोकेट कर दिया कि आपका प्रोडक्शन जो है वो बढ़िया हो रहा है, कम पैसों में हो रहा है, ठीक है, तो क्वालिटी बढ़ रही है, वो सारी क्या है, इम्प्रूवमेंट है रिसोर्सेज एलोकेशन की। असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट में जो ट्रेंड्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, ठीक है। एड्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट हम देख चुके हैं, अब इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हेल्प्स इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, क्या मतलब है इसका, बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म सक्सेस और ग्रोथ के लिए सही फैसले लेने में मदद करता है। भाई देखो कई बार क्या हो रहा होता है, आपने कोई डिसीजन ले लिया तो उसका आपको शॉर्ट टर्म में तो बेनिफिट मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए लॉस का रीजन बन जाता है। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेटेजी बनानी है, पूरी स्ट्रेटेजी डिसीजन मेकिंग करनी है, उसमें क्या होगा, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी आपको और ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या है, डिमांड एनालिसिस करो, कॉस्ट एनालिसिस, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट जैसे फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक। आगे चलते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग का इम्पोर्टेंस, देखो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मार्केटिंग, मार्केट ट्रेंड्स समझने में मदद मिलती है, जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसमें मदद मिलेगी। डिमांड फोरकास्टिंग से बिजनेस का पता चलता है, ठीक है, कि कस्टमर क्या चाहते हैं और फ्यूचर में मार्केट कैसा बिहेव करेगा, ठीक है, कोई बताने की जरूरत है नहीं, इसमें पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। रिसोर्स एलोकेशन को ऑप्टिमाइज करता है, रिसोर्स एलोकेशन क्या है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको आप अलग अलग जगह पे लगा रहे हैं, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो आप एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज तरीके से ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए, ठीक है, तो ऐसे ही रिसोर्स एलोकेशन होता है। प्रोडक्शन में हम पढ़ रहे होंगे आगे, कॉस्ट एनालिसिस से कंपनीज अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट कर सकती हैं और ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके और वेस्ट मिनिमाइज हो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज एनालिसिस, बिजनेस में कंपटीशन से आगे रह सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हैं, रिस्क को कम करता है। भाई इसको पोस्ट करके आप पढ़ लेना, ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इम्प्रूव रिसोर्स एलोकेशन, देखो रिसोर्स एलोकेशन क्या है, अब इसको समझे। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब है बिजनेस रिसोर्सेज जैसे मनी, मैन पावर, रॉ मटेरियल, टाइम, इन सब का क्या करना है, सही और एफिशिएंट यूज करना है। भाई ऐसा नहीं कि आपके पास 100 एम्प्लॉइज हैं और आपने एक ही मशीन पे 100 लगा दिए, बोले नहीं, जितने के 5 इस पे लगा दिए, 10 कहीं और लगा दो, 20 कहीं और लगा दो, इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। आपका जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, उसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, कुछ आपने रॉ मटेरियल ले लिया उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ये नहीं कि सारा एक ही पे आप लगा देंगे उसको, मैन पावर, टाइम, मनी, है ना, ये सारी चीजें। कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, डिमांड फोरकास्टिंग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। रिसोर्सेज एलोकेशन बेहतर करने के फायदे,
वही सारी चीज़ें हैं, इसको पॉज करके पढ़ लेना आप, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको ये सब। असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड्स, देखो असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड्स क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करता है जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसको समझने के लिए, ठीक। कैसे, मार्केट ट्रेंड्स का मतलब है किसी इंडस्ट्री या मार्केट में मार्केट के बदलने वाले पैटर्न्स और कस्टमर प्रेफरेंसेस को समझना। भाई कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हैं उसको समझोगे तो क्या है, मार्केट में जो ट्रेंड है उसको आप समझ रहे हैं, ठीक है। ट्रेंड क्या होता है, जब कस्टमर अपनी चॉइस को चेंज करता है। भाई पहले जो थे कपड़े अलग तरीके के चलते थे, अब अलग तरीके के चलते हैं, आने वाले टाइम में कुछ और अलग तरीके के होंगे। तो क्या ये ट्रेंड बदल रहा है, ठीक है, कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग, तो उसको समझने में हेल्प करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर कोई बिजनेस मार्केट ट्रेंड्स का एनालिसिस करे तो वो कंपटीशन में आगे रह सकता है और बेहतर स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकता है, ठीक है। मार्केट ट्रेंड्स समझने के फायदे पढ़ लेना भाई, वही कॉमन चीजें हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। एड्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट में क्या काम देता है ये बिजनेस इकोनॉमिक्स। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है बिजनेस के फ्यूचर एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट को प्लान करना ताकि वो सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल ग्रोथ अचीव कर सकें। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज को, पोटेंशियल लॉसेस को आइडेंटिफाई, एनालाइज और कंट्रोल करना ताकि बिजनेस स्टेबल रहे, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब है, बोले रिस्क हमें कम से कम लेना है और ऐसे रिस्क नहीं लेने जिसमें अंधा हमारा रिस्क ले रहे हो, ठीक है ना, अंधे डिसीजन नहीं ले लेने, कोई फैक्ट होना चाहिए, फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि भी ये अगर हमने ये रिस्क ले लिया तो इसके बाद हो सकता है हमारे पास कुछ भी ना बचे, तो ऐसे हमें रिस्क से बचना है, ठीक है। ये जो है फाइनेंशियल प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट के की बेनिफिट्स, इसको पढ़ लेना, बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक। इसके कुछ अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। भाई इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, बोले रिसोर्सेज लिमिटेड हैं लेकिन हमारे जो विशेष हैं वो अनवांटेड है, तो हम ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ें हम पूरी कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे, हम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो रिसोर्सेज हैं उनसे मैक्सिमाइज यूटिलाइज कर लेंगे, उनको मैक्सिमम जितना उसका फ़ायदा हो सकता है वो हम ले लेंगे, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी हैंडलिंग, ठीक है। रियल लाइफ एप्लीकेशन, देखो एग्जांपल क्या है, हाउ कंपनीज यूज डिमांड फोरकास्टिंग टू सेट प्रोडक्ट प्राइसेस, ये आपको होमवर्क है ये आपके लिए, ठीक है। केस स्टडी करनी है आपको, हाउ बिजनेस एडजस्ट प्रोडक्शन बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन, ठीक है। मतलब क्या है इसका हिंदी हिंदी में बता देता हूँ मैं। हाउ कंपनीज यूज डिमांड फोरकास्टिंग टू सेट प्रोडक्ट प्राइस, भाई जो कंपनीज हैं प्रोडक्ट का जो प्राइस सेट करते हैं उसमें डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं पहले। अगर मैंने आपको बताया डिमांड ज़्यादा है तो आप हाई कॉस्ट पे भी बेच सकते हैं, हाई प्राइस पे बेच सकते हैं, डिमांड कम है तो लो प्राइस पे बेचना होगा। तो उसका आपको एग्जांपल ये दे दिया, केस स्टडी आपको करके आनी है इसकी। हाउ बिजनेस एडजस्ट प्रोडक्शन बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन, मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग बिजनेस प्रोडक्शन को कैसे कम ज़्यादा करते हैं, वो आप किसी भी एक कंपनी को उठा लेना और उसके बारे में रिसर्च करना, ठीक है, पढ़ना इसको खुद से। समरी एंड कंक्लूजन देख लेते हैं, हमने इसमें देखा क्या है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक थ्योरीज एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस, भाई जो थ्योरीज हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है, मैंने आपको बताया। क्रूशियल फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट फोर्सेस हेल्प्स बिजनेस ग्रो एफिशिएंटली, भाई बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। एग्जाम के कुछ जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं, ये सब क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने अभी तक आपको पढ़ा है इन्हीं में कवर हो रहा है, ठीक है। ठीक है, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो की पॉइंट्स है उनके, आप आंसर बना के या आंसर पढ़ के लिख सकते हैं, ठीक है। जो मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस है, इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप एंड कॉल टू एक्शन, ये क्या है हमारा, भाई हमने जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम लेके आएंगे डिमांड एनालिसिस पे, ठीक है। अभी हमने क्या देखा है, हमने देखा है क्या, बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर, स्कोप, इम्पोर्टेंस, ठीक है, कहाँ कहाँ ये काम में आता है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी डिमांड एनालिसिस पे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है या आपको बेनिफिशियल लग रही है ये क्लास, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं या आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको वीडियो बना के सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।